तो आज हम पढ़ेंगे लंबी प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो हमने एक प्रणालिका ले ली। अब इसकी थ्योरी लिखते हैं। माना माना एक लंबी प्रणालिका की प्रति मीटर लंबाई में तार के स्मॉल n फेरे हैं तथा इसमें स्मॉल I धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमने एक लंबी प्रणालिका ले ली जिसके प्रति मीटर लंबाई में तार के स्मॉल n फेरे हैं तथा इसमें स्मॉल I धारा प्रवाहित हो रही है। अब हमने एक आयताकार पथ जो ABCD लिया, अब उसके बारे में लिखेंगे। तो माना एक आयताकार पथ ABCD है। माना एक आयताकार बंद पथ ABCD है। माना एक आयताकार बंद पथ, ये बंद पथ है, बंद पथ ABCD है। इसकी भुजा AB प्रणालिका के अक्ष के समांतर है। इसकी भुजा AB प्रणालिका के अक्ष के समांतर है तथा भुजा VC तथा DA, भुजा BC तथा DA बहुत लंबी हैं तथा भुजा CD तथा भुजा CD प्रणालिका के बाहर स्थित है। भुजा CD जो है वो प्रणालिका के बाहर स्थित है। अतः इस भुजा पर, इस भुजा मतलब CD पर भुजा, अतः इस भुजा पर चुंबकीय क्षेत्र नगण्य होगा। इस भुजा पर चुंबकीय क्षेत्र नगण्य होगा। तो इस भुजा पर चुंबकीय क्षेत्र नगण्य होगा। अतः आयताकार पथ ABCD के लिए
ABCD के लिए एम्पियर का परपथीय नियम लगाने पर, एम्पियर का परपथीय नियम लगाने पर, परिपथीय नियम लगाने पर ये होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर होता है म्यू नॉट आई। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब लिखते हैं आयताकार पथ ABCD के लिए, आयताकार पथ ABCD के लिए ABCD के लिए क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर जो होगा, तो ये होगा A से बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। A से B हो गया, फिर होगा B से C, ये होगा B से C बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ऐसे ही होगा C से D, A से B हो गया, B से C, अब C से D होगा, C से D बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर प्लस और होगा D से A बी वेक्टर और डीएल वेक्टर। अब इसमें से दो भुजाएं, इसमें दो भुजाएं जीरो हो जाएंगी, परंतु भुजा BC B से C बी वेक्टर और डीएल वेक्टर और भुजा D से A, भुजा D से A बी वेक्टर और डीएल वेक्टर। तो भुजाएं CD और DA जो भुजाएं हैं उनके प्रत्येक बिंदु पर बी वेक्टर और डीएल वेक्टर जो होंगे वो आपस में लंबवत होंगे। भुजा BC और भुजा DA के प्रत्येक बिंदु पर बी वेक्टर और डीएल वेक्टर आपस में लंबवत होंगे, अतः उनके बीच कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इन दोनों के बीच कोण 90 डिग्री होगा और यहाँ आता है कॉस थीटा, तो कॉस 90 का जो मान होता है वो होता है 0। तो ये दोनों 0 हो जाएंगी भुजाएं। इसे अगर हल करेंगे हम तो आएगा BDL कॉस 90, क्योंकि वी वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों के बीच जो कोण है वो 90 डिग्री है लंबवत होने के कारण। तो इन दोनों का मान यहाँ से आएगा 0, क्योंकि दोनों भुजाओं में जो बी वेक्टर और डीएल वेक्टर हैं उनके बीच जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि वो लंबवत हैं। तो कॉस 90 के कारण ये दोनों 0 हो जाएंगे, अतः दोनों भुजाएं 0 होंगी। तथा जो भुजा CD है, CD बी वेक्टर और डीएल वेक्टर, इसका भी मान 0 होगा, क्योंकि भुजा CD परिनालिका के बाहर स्थित है। भुजा CD परिनालिका के बाहर स्थित है। तो भुजा CD है वो परिनालिका के बाहर स्थित है, अतः यहाँ चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, तो इसलिए ये भी 0 हो गई। तो बंद समाकलन बी वेक्टर डीएल वेक्टर
अब केवल हमारे पास भुजा बची ए बी, ए से बी, बी वेक्टर और डीएल वेक्टर, बाकी तीनों भुजाएं जीरो हो गई। सी से डी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, तीनों जीरो हो गई। हमारे पास केवल रहेगी ए से बी। अब इसे हल करेंगे आगे, तो ये होगा ए से बी, बी डी एल, इन दोनों के बीच जो कोण होगा वो होगा जीरो, कॉस जीरो। कॉस जीरो का मान होता है 1, तो बी आएगा बाहर, अंदर बचेगा ए से बी इंटू डी एल। अब ए से बी तक की लंबाई हम मान लेते हैं x, इसे मान लिया हमने x, तो ये मान आएगा क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डी एल वेक्टर, बी आ गया बाहर और ए से बी तक की जो लंबाई है वो हमने मान ली x, तो ये आ गया वी एक्स। इसे समीकरण मान लेते हैं 2, ये हो गई समीकरण नंबर 2। तो क्योंकि x जो है वो a से b तक की जो लंबाई है, जो ए बी भुजा है उसकी लंबाई हमने मान ली x, मान ली इसे मान लिया हमने x। अब लिखते हैं अतः पथ द्वारा घिरी, अतः पथ द्वारा घिरी कुल धारा जो I है उसका मान होता है एन एक्स आई नॉट। ये होता है एन एक्स आई नॉट। एन जो है वो प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या है, फाइनलिका की प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या है। एक्स जो है वो लंबाई है और जो आई नॉट है ये प्रत्येक फेरे में धारा है। इसका मान होता है आई बराबर एन एक्स आई नॉट। अब आई का मान समीकरण 1 में रखेंगे हम। आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 थी क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी वेक्टर डीएल वेक्टर बराबर थी म्यू नॉट आई। आई का मान रखेंगे यहाँ से म्यू नॉट आई। अब आई का मान एन एक्स आई नॉट, एन एक्स आई नॉट, इसे मान लिया समीकरण नंबर 3। अब लिखते हैं समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 2 व 3 से अगर हम समीकरण 2 और 3 को देखें तो समीकरण 2 की लेफ्ट हैंड साइड, समीकरण 3 की लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हैं, तो इनकी राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगी। समीकरण 2 की और समीकरण 3 की जो लेफ्ट हैंड साइड हैं वो दोनों बराबर हैं आपस में। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, समीकरण 2 की लेफ्ट हैंड साइड और समीकरण 3 की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपस में बराबर हैं, अतः इनकी जो राइट हैंड साइड होंगी ये भी आपस में बराबर होंगी। तो इनकी राइट हैंड साइड को हम बराबर कर देंगे, तो वो होगा बी एक्स बराबर म्यू नॉट एन एक्स आई नॉट। ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो बी का मान आ गया म्यू नॉट एन आई नॉट, म्यू नॉट एन आई नॉट